Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, today again we are going to study about building planning and the topic will be the same, acoustic and sound insulation. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने अकोस्टिक्स और साउंड इंसुलेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था, साउंड प्रूफिंग के बारे में, जिसमें एब्जॉर्प्शन प्रूफिंग वगैरह सब हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अकोस्टिक ऑफ ए डिजाइन, अकोस्टिक डिजाइन ऑफ ए हॉल। ठीक है, कि एक जो हमारे एम्फी थिएटर नहीं, सॉरी, वो तो ओपन एयर थिएटर हो जाता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेनली हमारे ऑडिटोरियम एटसेट्रा की। ऑडिटोरियम जैसा एक बड़ा हॉल हो या सिनेमा हॉल हो, सिनेमा थिएटर हो, ठीक है, तो उन सब के लिए जो अकोस्टिकली डिज़ाइन किया जाएगा वो किस तरह किया जाएगा और कंडीशंस क्या क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंडीशंस ऑफ ए गुड अकोस्टिक हॉल। ठीक है, तो initial sound from the source should be adequate intensity so that it can be heard throughout the whole। ठीक है, कि जो इंटेंसिटी है उसकी इस तरह से होनी चाहिए कि सोर्स से जहां से शुरू हुई एंड तक पहुंचे। कि इतना बड़ा आपके पास ये होल बना के दे दिया, ठीक है, इसमें आपके स्टेज लगा हुआ है। यहाँ पर स्टेज यानी कि यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड कराया है, सोर्स प्रोवाइड कराया है। तो सोर्स से लास्ट में एंड पर बालकनी, जो हमारे पास जनरली बालकनी कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, हम एंड में प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ जो बालकनी प्रोवाइडेड है वहां तक भी एडिक्वेट साउंड आनी चाहिए, प्रॉपर साउंड आनी चाहिए। उसके लिए इंटेंसिटी अच्छी हो। बेसिकली अगर कोई धीरे धीरे बोल रहा होगा तो काफ़ी दूर तक आवाज़ नहीं आ पाएगी। वहीं कोई अच्छी खासी आवाज़ में बोलता है तो इवन एक क्लासरूम के अंदर हम जैसे बोलते हैं, अच्छी आवाज़ में बोलेंगे, थोड़ा तेज़ बोलेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी बोलने की, तो पीछे वाले पर्सन तक भी आवाज़ हमारी पहुंचती है। तो सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है अकोस्टिक डिज़ाइन के लिए वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट इंटेंसिटी शुड बी अवेलेबल देयर। सेकेंड वन, आप एडिक्वेट इंटेंसिटी के लिए देखिए यहाँ पर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए गुड एम्पलीफिकेशन सिस्टम हमें होना चाहिए, एम्पलीफायर्स वगैरह यूज किए होने चाहिए। ठीक है, दूसरा एम्पलीफिकेशन का तरीका क्या था, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, साइड वॉल्स जो है हमारी कॉनकेव शेप की दे सकते हो। ठीक है, दूसरा एम्पलीफिकेशन का तरीका क्या होता है, जैसे ही साउंड्स यहाँ से जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, कन्वर्ज होने लग जाएंगी। बाकी आजकल तो आपको पता है सारा मैकेनिकल एम्पलीफिकेशन की जगह हम इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, एम्पलीफायर्स वगैरह को यूज करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एडिक्वेट इंटेंसिटी, और सिस्टम वो रिजोल्व कैसे होगा, बाय प्रोवाइडिंग द एम्पलीफिकेशन सिस्टम। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंडीशन फॉर गुड अकोस्टिक ऑफ होल इज द साउंड प्रोड्यूस शुड बी इवनली स्प्रेड इन द होल सो दैट साउंड फोकी एंड डेड स्पॉट आर अवॉइडेड। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि साउंड जो हमारी है होल के अंदर इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इस तरह से होल बना रहे हैं, यहाँ पर मेरा स्टेज प्रेजेंट था, यहाँ क्या प्रेजेंट था, मेरा स्टेज, या फिर जिसको बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी साउंड का सोर्स बोल रहा हूँ इस ऑडिटोरियम में, होल में। ठीक है, तो साउंड वेव्स गई इस तरह से फैली। ठीक है, इस तरह से साउंड फैलने लगी। ऊपर से मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है कि शेप जो हो इस तरह की हो कि वो इवनली स्प्रेड हो। ठीक है, जो साउंड हो हमारी इवनली स्प्रेड हो। अब अगर इसकी शेप ऐसे बिल्कुल ही हम प्लेन कर देंगे तो इवनली स्प्रेड नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको आपका फ्रंट एलिवेशन दिखा दिया स्टेज का। ठीक है, ये हमारा स्टेज हो गया इस तरह से, और इसके ऊपर ये बालकनी यहाँ पर ये बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेयर्स वगैरह प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जैसे ही साउंड का सोर्स गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि साउंड का प्रोपोगेशन भी लाइट की तरह होता है, तो यहाँ देखिए डेड स्पॉट मिल गया। इस डेड स्पॉट को हम क्या बोल देते हैं, साउंड शेडोज। तो जो अकोस्टिक डिजाइन करना है उसमें हमें ये साउंड शेडोज, साउंड फोकी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही साउंड मेरी गई किसी एक ही स्पॉट पर सारी की सारी जो वेव्स हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। तो किसी एक पॉइंट पर साउंड का कन्वर्ज होना जाना क्या कहलाता है, साउंड का फोकस होना। ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग है फोकस। और डेड स्पॉट का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी जगह जहां पर साउंड पहुंच ही नहीं रही, बिल्कुल जीरो होगी, तो वो हो जाएगा हमारा डेड स्पॉट। और जो इस तरह से जहां साउंड जिस एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही कम होगी तो उसे हम क्या कह देंगे, साउंड शेडो।
तो ये 3 कंडीशन हमें यहाँ पर क्या अवॉइड करनी चाहिए। द बाउंड्री सर्फेसेस शुड बी सो डिजाइन दैट देयर आर नो एकोस और नियर एकोस, कि वहां पर बाउंड्री की जो सरफेसेस हैं इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन भी ना हो। कुछ रिफ्लेक्शन हमें चाहिए, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्शन हमें चाहिए ताकि रिफ्लेक्ट होकर साउंड प्रॉपर वो स्प्रेड हो सके। दूसरा, रिफ्लेक्शन इतना भी ज्यादा ना हो कि वो साउंड पूरी बस रिफ्लेक्ट ही होती जा रही है और बार बार हमें वहां पर एको सुनाई दे रहा है, या नियर एको यानी कि एको के पास की कंडीशन जो रहती है वो हमें सुनाई दे रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराते हैं, साउंड एब्जॉर्बर्स। ठीक है, साउंड एब्जॉर्बर या साउंड प्रूफिंग मटेरियल हमने पिछले लेक्चर में हमारे पढ़े थे, तो उन एब्जॉर्बर को हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वेट ए मिनट, ओके। The boundary surfaces of hole should be properly designed so that the desired reverberation time is achieved. अब मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस वगैरह होती है या फिर कोई भी स्पीच एटसेट्रा दे रहा होता है, तो जब हम नॉर्मल बोलते हैं तब हमारी साउंड अपने आप ही थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, लेकिन किसी माइक वगैरह के थ्रू बोलते हैं, जैसे इस डिवाइस के थ्रू बोलते हैं, तो अगर आपने उसमें रिवर्ब या थोड़ा सा इको नहीं प्रोवाइड कराया तो साउंड हाथों हाथ वो कट हो जाती है। तो उसका जो इफेक्ट होता है, जो मेरी लो वॉइस लास्ट की वॉइस होती है, जैसे सिंगिंग में भी म्यूजिक में एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं विब्रेटो, ठीक है, विब्रेटो कहते हैं। तो अगर आपने रिवर्बेशन का टाइम नहीं दिया, वहां पर थोड़ा सा इको नहीं बढ़ाया उस माइक का, तो वो क्या होगा, रिवर्ब जो होगा वो हल्की सी लास्ट में बची हुई साउंड होती है, तो माइक उसको कैच नहीं कर पाएगा, तो जो प्रॉपर फील ऑफ दी दैट पर्टिकुलर साउंड और परफॉर्मेंस थी, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, वो खत्म हो जाती है। तो एक कानों की प्लीजिंग इफेक्ट के लिए भी रिवर्बरेशन जरूरी है, जिसका मैं आपको बताया था कि 2 सेकंड से कम तो एटलीस्ट हमारे पास रिवर्ब होना ही चाहिए। ठीक है, अप टू 2 सेकंड रिवर्ब हो तो सुनने में काफी अच्छा लगता है। तो अप टू 2 सेकंड हमारे पास रिवर्ब हो तो उसके लिए रिवर्बरेशन टाइम के लिए भी हमें बाउंड्री सर्फेसेस इस तरह से डिजाइन करनी है कि हमें ना तो बहुत ज्यादा एको मिले, पर हमें जितना डिजायर्ड रिवर्ब है, कि अज्यूम कर लो कि अप टू हमें 2 सेकंड के लिए चाहिए, तो रिवर्ब हमें मिल जाए। और रिवर्ब क्या होता है हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको। ओके, और अनवांटेड साउंड वगैरह वो सब भी एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। द एब्जॉर्बेंट मटेरियल शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ऑल ऑफ द होल, ऑल सरफेसेस ऑफ द होल। ठीक है, और जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ऐसे नहीं हो कि आपने सिर्फ यहाँ पर एब्जॉर्बेंट मटेरियल प्रोवाइड करा दिया तो ये वाली जो साउंड है वो तो गायब होगी, लेकिन यहाँ से जा रही है, यहाँ से पूरी फैल रही है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल और जो रिफ्लेक्टेंट वगैरह जो भी आपने प्रोवाइड कराने हैं, एक उसको कम करने के लिए, हल्का से रिवर्ब देने के लिए, अनवांटेड साउंड्स को गायब करने के लिए, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। चाहे इससे क्या होगा कि कोई भी कंडीशन हो हमारे वहाँ पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस की या फिर कोई भी अदर परफॉर्मेंस चल रही है, क्योंकि ऑडिटोरियम और हॉल्स वगैरह वहाँ पर परफॉर्मेंस ही तो देनी है हमें, राइट। तो उनके लिए वहाँ पर क्या हो, साउंड प्रॉपर सुनाई दे। ठीक है, next is our point. In the case of conference hall, the acoustics of hall should be so designed as to ensure proper condition for listening, assuming that a person may speak or listen from anywhere in the hall. अब आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस हॉल, एक तो ऑडिटोरियम के लिए तो हमने बोल दिया म्यूजिकल परफॉर्मेंस वगैरह होंगी, कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या होगा, हमारे मीटिंग्स वगैरह चल रही होंगी। अब मीटिंग में कोई पर्सन कहीं भी सिट करके बोल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी सारी राउंड टेबल यहाँ पर प्रेजेंट होगी इस हॉल के अंदर, जैसे हॉल है, बड़ी सारी राउंड टेबल ऐसे प्रेजेंट करा दी है। तो इसमें देखो, ये पर्सन इसमें कहीं पर से भी बोल सकता है। जो इधर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है वो भी स्पीक कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्सन है यहाँ पर सिट कर रहा है, ये भी अपनी रिव्यूज वगैरह दे सकता है, तो यहाँ पर भी ये पर्सन कुछ बोल रहा होगा। तो सबकी साउंड है, कहीं से भी वो बोले तो प्रॉपर सुनाई दे पूरे हॉल के अंदर। ठीक है, next one is, these are the condition or we can call the basic requirement for good acoustic condition of a hall. Okay, next we are studying the in the case of music halls. अब बात आ गई म्यूजिक हॉल्स, बेसिकली आर ऑडिटोरियम्स। The treatment should be such that the initial sound reaches the audience with same intensity and frequency. ठीक है, अब इसमें क्या होता है म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए, आपको एक बताता हूँ यहाँ पर मैं, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल था, ठीक है, इन हॉल्स के आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा और एक केस स्टडी का एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, जो एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ आपको अकोस्टिक हॉल का डिजाइन दिखाऊंगा मैं यहाँ पर।
जस्ट लेट वेट। और ये सिंगल लाइन डायग्राम से आप यहाँ पर समझ लीजिए एक बार, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा स्टेज हो गया, ओके, स्टेज और सोर्स ऑफ साउंड। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो यहां पर मेरी सीटिंग अरेंजमेंट होगा, ठीक है, इस तरह से मेरा सीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो इस लाइन का मतलब है कि फ्रंट रो में जो बंदा बैठा है, ठीक है, फ्रंट रो में जो यहाँ पर कैंडिडेट सिट कर रहा है और जो लास्ट रो में सिट कर रहा है, बालकनी पर सिट कर रहा है, सबको साउंड की सेम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, सबको एक जैसा सुनाई देना चाहिए। तो इसके लिए तो जनरली पता है क्या करते हैं, हम ऐसे कर्व शेप के अंदर चेयर्स वगैरह लगाते हैं। कभी आप किसी हॉल वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह से कर्व में यहाँ पर क्या लगी होती है, चेयर्स लगी होती है। और द आउटसाइड नॉइज शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड, क्योंकि आप क्या चाहेंगे कि आप मूवी देख रहे हो, बाहर से आवाज आ रही है, वहां पर वो गाड़ियां जा रही हैं, बाहर जो ट्रैफिक है उसका शोर चल रहा है, या फिर कोई ट्रैफिक लाइट वगैरह उसके पास ही आपका जो चौराहा है उसके पास ही आपका ऑडिटोरियम बना, तो लगातार उसका शोर आ रहा है, क्या आप ये सुनना चाहेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस चल रही होगी? नहीं ना। तो उसके लिए जो हमारा यहाँ पर बाहर का जो मटेरियल होना चाहिए, साउंड रिफ्लेक्टिंग का होना चाहिए, हार्ड या स्टिफ होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली वो क्या करे, साउंड को इंसुलेट करे, ठीक है, साउंड को क्या करे, इंसुलेट करे, साउंड को प्रूफ करे, ठीक है, उनका रिफ्लेक्शन करे। और यहां पर इनसाइड में हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, इनसाइड हम करते हैं साउंड का एब्जॉर्प्शन और बाहर क्या करते हैं हम, साउंड का रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए अब कंडीशन देखिए, गुड अकोस्टिक हॉल के लिए हमें थोड़ी डिटेल में पढ़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रह सकती हैं, किस तरह से हम डिजाइन करेंगे। पहला है साइट सिलेक्शन का, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग देखिए, अ नॉइजी सर्वे ऑफ एन एरिया शुड बी मेड, ठीक है, एंड साइट शुड बी सिलेक्टेड टू बी इन द क्वाइटेस्ट सराउंडिंग, एज अदरवाइज एलोबरेट एंड एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन में बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिक्विजिट साउंड इंसुलेशन। तो इस लाइन का मतलब है कि आपको वहां पर उस जगह का नॉइज सर्वे करना चाहिए वहां पर कंस्ट्रक्शन करने से पहले, कि कितने डेसिबल की साउंड आती है, दिन के कौन से समय में सबसे ज्यादा साउंड आती है, कौन से समय में कब सबसे कम साउंड आती है, और कितने डेसिबल की है, ठीक है, कितने डेसिबल्स की आएगी। अगर आप ये नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बिना आपको पता है कि वहां शोर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमने उसकी प्लानिंग इस तरह से कर दी, वहां पर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल खूब लगाई जा रहे हैं, अलग अलग मीन से हम वहां पर साउंड प्रूफिंग कर रहे हैं, जितनी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो बेसिकली हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और सेकंड एस्पेक्ट इसका ये है, अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में अपनी साइट सिलेक्ट चूज कर रहे हो, अगर आपके पास साइट सिलेक्शन का चॉइस है, तो आप उस नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर क्यों करो, आप ऐसी जगह पर करो जहां पर साउंड का नॉइज का लेवल कम है, राइट। आप ऑलरेडी अपनी साइट को ऐसी जगह चूज करो ना जहां पर नॉइज का लेवल कम है। तो दूसरा एस्पेक्ट इस लाइन का ये हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ें, इट इज पर्टिकुलरली नेसेसरी टू कीप द लेवल ऑफ extraneous noise low by proper orientation site selection in cases where no air condition is provided and door and window are normally kept open during performance। अब उन जगहों के ऊपर जहां हम डोर और विंडो को ओपन रखते हैं, ठीक है, आपको पता है डोर और विंडो ओपन रखेंगे, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जनरली हम कर्टेन्स लगाते थे, ठीक है, जैसे पीछे कर्टेन लगे हुए हैं, कर्टेन भी थोड़ा सा साउंड अब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। लेकिन होता क्या, एक्चुअली कर्टेन थोड़े से ओपन होते हैं, साइड में हम इनको चिपका के रख नहीं सकते। हालांकि चिपकाने के मीन है जो कि मैंने बताया था किस तरह से चिपका सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सक्सेसफुल हो या ना हो, तो वहां पर ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस हॉल का, ऑडिटोरियम का, तो उसका ओरिएंटेशन इस तरह से रखना पड़ेगा, हमारे जो डोर्स और विंडो होंगे उनका ओरिएंटेशन आपको उस जगह रखना पड़ेगा जहां से शोर सबसे कम आता है, और या फिर जहां पर आपको बाहर की साइड प्रॉपर वेजिटेशन कवर दिया हुआ है, वेजिटेशन कवर मतलब पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए, तो वो भी क्या करते हैं, एक तरह से साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। सेकंड हम देखें, थर्ड जो पॉइंट है हमारा, ये वाला किसके लिए था, जहां पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं होगा। अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं है तो आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा तो डोर और विंडो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। इसलिए डोर और विंडो का ओरिएंटेशन आपको वहां स्पेसिफिक रखना पड़ेगा जहां डोर और विंडो ओपन रहे, और ओपन वहां रहेंगे जहां हमारा वेजिटेशन कवर अच्छा खासा होगा, ताकि हमें नेचुरल साउंड प्रूफिंग मिल जाए, और उसके साथ जहां पर ऑलरेडी साउंड का लेवल
कम आता है जिस साइड से। थर्ड पॉइंट हमारा देखें, वेयर एयर कंडीशनिंग इज प्रोवाइडेड स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू अटेन्यूएट द प्लांट नॉइज एंड द ग्रिल नॉइज डिपेंडिंग ऑन द एम्बिएंट नॉइज लेवल ऑफ द साइट। Orientation layout, structural design should be arranged to provide necessary noise reduction so that the background noise level of not more than 40 to 45 decibel within achieved within the whole। ठीक है, अब ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि जहां पर आप क्या कर रहे हो, हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हो, यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी हो चुकी है, ठीक है। जहां पर आप अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे अभी रूम हमारा बंद रहता है तो उसमें गर्मी वगैरह काफ़ी रह जाती है, तो आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ता है। लेकिन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी आपको वहाँ पर शोर वगैरह काफ़ी आता है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग का खुद का भी थोड़ा सा शोर रहता है, तो आपको इस तरह का ओरिएंटेशन और लेआउट करना चाहिए कि जो उसके एग्जॉस्ट हो, एयर कंडीशन के एग्जॉस्ट हो, जो मेन सर्विस उसका प्लांट हो वो रहे थोड़ा बाहर की ओर, ठीक है। और जो इसका इनलेट लेना हो, हमें कूल एयर का इनलेट लेना हो, सिर्फ और सिर्फ वही वहां पर हमने इनसाइड में प्रोवाइड करा रखा है। और उसका डिजाइन और स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह भी हमें और लेआउट इस तरह से डिजाइन करना है कि जो आउटसाइड नॉइज होगी वो 40 से 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं आनी चाहिए किसी भी केस के अंदर। जनरली जो हम ईयरफोन वगैरह के अंदर साउंड सुनते हैं वो 100 डेसिबल की होती है। अब सोच लो उसका 40 टू 45 डेसिबल कितना हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि कितने लेवल तक का हमें यहाँ पर रिडक्शन अचीव करना है। ओके, तो ये पॉइंट रह जाता है साइट सिलेक्शन का और प्लानिंग का। प्लानिंग आपको किस तरह से करनी है कि एक तो नॉइजी एरिया ऑलरेडी कम हो, दूसरा वहां पर उसका लेआउट इस तरह से दोगे कि अगर डोर्स और विंडो ओपन भी रह रहे हैं तो उसके बावजूद वहां पर नॉइज का लेवल हो वो मिनिमम हमें अचीव हो सके। सेकंड है कि एक डायमेंशनल होल किस तरह से हो, क्योंकि एज एन सिविल इंजीनियर हैं हम तो उसके डायमेंशन की बात तो जरूर करेंगे, राइट। The size should be fixed in relation to number of audience required to be seated and also in proportion to intensity of sound to be generated। अब साइज उस हॉल का इस तरह से होना चाहिए, हमें पहले से डिसाइड होते हैं, कोई भी हॉल वगैरह जब डिजाइन होते हैं ना तो डिजाइन होता है कि 50 लोगों का हॉल है, 100 लोगों की सीटिंग का हॉल है, ठीक है। कभी आप सुनोगे ना ऑडिटोरियम कि कितनी कैपेसिटी का, तो ऐसे बोलेंगे 500 पीपल की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, इस हिसाब से बोल देते हैं, ठीक है। तो पीपल की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो पर्सन्स बैठे होते हैं और जो सीट के ऊपर जो मटेरियल वगैरह होता है वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग का काम करता है। तो उसके हिसाब से वहां पर हमें अकोस्टिक की डिजाइनिंग करनी पड़ती है और उसके बाद कितनी इंटेंसिटी चाहिए और कितनी दूर तक जाएगी उसके हिसाब से उसका साइज जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर म्यूजिक हॉल द वॉल्यूम शुड बी लार्ज सो दैट इनफ स्पेस इज अवेलेबल फॉर म्यूजिक टू स्प्रेड इन दी हॉल। अब म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो होती है उसके लिए सुनने के लिए, जैसे आप ईयरफोन में कोई भी सॉन्ग वगैरह सुनोगे तो एक काम करना, एकदम साउंड को बिल्कुल स्लो कर देना, तो अच्छे से अच्छा गाना भी आपको वहां पर उसमें इतना प्लीजिंग नहीं लगेगा, यानी कि सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसके एक प्रॉपर साउंड रखते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी बहुत कम भी नहीं रखनी, एक प्रॉपर साउंड रखते हैं, इतनी इनफ वॉल्यूम रखते हैं, तो आपको वो जो हमारा सॉन्ग रहता है काफी सुनने में अच्छा लगता है। तो उसी हिसाब से जो म्यूजिकल हॉल होंगे उनके लिए परफॉर्मेंस के टाइम पर आप जो वॉल्यूम की इंटेंसिटी और वॉल्यूम रखोगे वो इतनी इनफ होनी चाहिए और उसके लिए इनफ स्पेस भी अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका स्टेज है, ठीक है, इसमें बस 4 लोग यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं और साउंड स्प्रेड ही नहीं हो रही हॉल के अंदर और वहीं दबी दबी रहेगी, पीछे वालों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से माइक वगैरह का अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक माइक्स वगैरह का, ठीक है, उसमें माइक और साउंड सिस्टम, ठीक है, उनका अरेंजमेंट कर रहे हो तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए इन दी होल एट इवन स्पेसिस और एज पर दी आवर अकोस्टिक डिजाइन, ठीक है। और अकोस्टिक डिजाइन जैसे साउंड का प्रोपोगेशन हम करते हैं ना, जैसे लाइट का प्रोपोगेशन करते हैं उसी के हिसाब से साउंड का प्रोपोगेशन करते हुए वहां पर डिजाइन कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, ऑन द अदर हैंड द फॉर लेक्चर हॉल स्मॉल वॉल्यूम आर यूजफुल फॉर वीक साउंड, ठीक है। अब लेक्चर हॉल में क्या है कि वहां पर हमें जनरली माइक वगैरह तो दिया नहीं जाता, खुद ही बोलना होता है, तो जो स्मॉल हमें स्पेसेस होंगी उनके लिए वीक साउंड भी वहां पर काम कर जाएगी। लेकिन अगर बहुत बड़े हॉल्स में आप बिठा के क्लासेस लोगे तो आपको माइक वगैरह का यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, द फ्लोर एरिया ऑफ द हॉल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ पर पर्सन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीटिंग के हिसाब से कितने लोगों का ऑडिटोरियम है, कितने लोगों का हॉल है, उसके हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और जो रेंज आपको दे रखी है पर पर्सन की, यहाँ पर देखिए आप 0.6 टू 0.9 स्क्वायर मीटर पर पर्सन के हिसाब से आपको उस
हॉल का डिजाइन करना पड़ता है कि एक पर्सन कितना वहां पर फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई करेगा, और फ्लोर एरिया कार्पेट एरिया के बारे में हम ऑलरेडी इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. Ceiling may be flat, but it may be preferable to provide slight increase in the height near the center of hole. ठीक है, वैसे तो सीलिंग फ्लैट होनी चाहिए फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पर ऑडिटोरियम्स के लिए आपको बता दो जनरली इनका फ्यूचर एक्सपेंशन एट द टॉप हाइट पर नहीं किया जाता. ठीक है, इनके हॉल के ऊपर हॉल बहुत कम बनाया जाता है. जनरली बेसमेंट जरूर बना लिया जाता है. आप काफी कॉलेजेस में जाओगे वहां पर ऑडिटोरियम के नीचे देखना बेसमेंट होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी वहां पर एक्स्ट्रा फ्लोर प्रोवाइड नहीं किया जाता है. ठीक, क्योंकि ऑलरेडी शोर हो रहा है तो साउंड का प्रोपोगेशन का मीनिंग होता है हमेशा ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर नीचे की ओर. तो जब वो ऊपर की ओर जाएगी ना, तो ऊपर वाले जो हम एक और हॉल वहां पर नहीं बना सकते, वहां अगेन शोर आएगा. ठीक है, नीचे तो साउंड प्रूफिंग मटेरियल करके कोर्क वगैरह फ्लोरिंग लगा के प्रॉपर साउंड प्रूफिंग कर लेंगे, लेकिन ऊपर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी हमें. नेक्स्ट देखें, सीलिंग में भी फ्लैट फ्लैट तो हो सकती है, लेकिन ये क्या करे, थोड़ी सी बीच में सेंटर में से इस तरह से उठी होनी चाहिए. अब एक चीज बताइए क्यों उठी हुई हो, क्योंकि बेसिकली ये क्या करे, साउंड के कन्वर्जन का काम करे, ऊपर से साउंड के कन्वर्जन का काम करे. तो सेंटर में जो यहाँ पर पीपल सिट कर रहे होंगे, जो कैंडिडेट्स वगैरह बैठे होंगे, लिसनर बैठे होंगे, उनको प्रॉपर और गुड क्वांटिटी गुड इंटेंसिटी की साउंड वहां पर ऑडिबल साउंड सुनाई दे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी शेप के बारे में, कि शेप किस तरह की हो सकती है हमारे हॉल की. Now students, let's talk about the shape of our acoustic hall. There was some hindrance in our lecture. Okay, let's continue again. तो शेप किस लिए डिसाइड होनी चाहिए, किसके ऊपर डिसाइड करोगे आप, एको, कि उसके अंदर एको क्या रहे, मिनिमम रहे, रिवर्ब प्रॉपर रहे, कोई साउंड फोकस ना हो. ठीक है, उसके बाद डेड स्पॉट उसमें अवेलेबल ना हो और साउंड शेडोज अवेलेबल ना हो. साउंड शेडो क्या थे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था. तो शेप, प्रेफरेबल शेप देखो कैसी होती है. फैन शेप फ्लोर प्लान इज प्रेफर्ड, कि अगर आप प्लान देखते हो तो किस तरह का होगा वो, इस तरह से फैन शेप होगा. ठीक है, और उसके बाद साइड वॉल शुड बी अरेंज टू हैव एन एंगल नॉट मोर देन 100 डिग्री विद कर्टेन लाइन. तो ये हमारी कर्टेन लाइन, इसके साथ में जो एंगल है वो 100 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे ये वाला कितना हो गया 90 डिग्री, उसके बाद ये 100 डिग्री, 10 डिग्री एक्स्ट्रा, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब ये फैन शेप बन गई. और इट इज recommended that the distance of the farthest seat from the curtain line should not be normally exceed 23 meters. ये जो हमारी कर्टेन लाइन है उससे, और जो फार्देस्ट लास्ट सीट है हमारी, ठीक है, दिस वन इज दी फार्देस्ट सीट या फिर लास्ट सीट ऑफ आर ऑडिटोरियम, इसकी डिस्टेंस 23 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कि इसमें हमें इरेजर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है. दिस डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 23 मीटर. ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बता दी. क्या इसका डायमेंशन के लिए, शेप के लिए कैसा होना चाहिए, एक तो फैन शेप, उसमें कर्टेन लाइन के साथ एंगल इसका 100 डिग्री से ज्यादा ना हो, और कर्टेन लाइन के साथ में जो लास्ट वाली सीट है 23 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो ये वाला हमारा जो पॉइंट रहता है, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, ये वाला पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर डायमेंशन और वैल्यूज दी हुई है. ठीक है, आपको अब मैं इमेज दिखाऊंगा इसकी किस तरह से रहती है हमारी. तो ये देखिए, ये आपको मैंने एक इमेज प्रोवाइड करा रखी है हमारे एक अकोस्टिक हॉल के डिजाइन की, और इसका मैंने आपको प्लान प्रोवाइड करा है. तो प्लान देखिए हमारा कैसा है, एक फैन शेप्ड है. फैन शेप में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं हमारी कर्टेन लाइन, पर्दा, कर्टेन वाला पर्दा. ठीक है, इसको क्या बोल दी, कर्टेन लाइन. अब कर्टेन लाइन के साथ में ये जनरली क्या रहता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर हो गया 100 डिग्री का. इस तरह से पंखा का जो पर होता है ना, पंखे का पर, तो बेसिकली उसकी बात चल रही है फैन की. तो आपने देखा इस तरह से पंखे का एक पर इस तरह से लगा हो, जैसे पंखा होता है ना ये वाला, इस तरह से, उसकी बात चल रही है. ओके, तो उसमें से एक इसका जो पर यहाँ पर लगाया हुआ है, तो फैन शेप हो गया, और 100 डिग्री से ज्यादा ना हो. उसके बाद ये साउंड सोर्स अवेलेबल करा रखा है, स्टेज आपको बना रखा है. ये आगे जो अरेंजमेंट होता है, पुराने जमाने में तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह के लिए होता था. ठीक है, फ्रंट में अरेंजमेंट होता था ऑर्केस्ट्रा के लिए. आजकल तो ऑर्केस्ट्रा काफी बंद हो गया है, सीधा ही कैरियोके या फिर पीछे बैकग्राउंड साउंड चला के काम चला लेते हैं. इलेक्ट्रिक साउंड से इतनी अच्छी नहीं लगती, पर्सनल व्यू है मेरा. ठीक है, ओके. और यहाँ पर देखिए, ये जो साइड की जो
साइड्स हैं कैसी हैं, स्प्लेड साइड्स वॉल हैं, ठीक है, इस तरह से स्प्लेड हैं ये। और उनके बाद इन साइड के ऊपर तो क्या आता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किस लिए, ताकि जो हमारी साउंड हो रही है इस तरह से आप देख रहे हैं उसकी इवन स्प्रेडिंग हो जाए। क्या हो जाए उसकी इवन स्प्रेडिंग, इवन स्प्रेडिंग यानी कि साउंड वेव्स होंगी प्रॉपर हर जगह बराबर पहुंचेंगी और सबको बराबर सुनाई देंगी। उसके बाद लास्ट तक पहुंच गई। अब लास्ट तक पहुंच गई तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है यानी कि लास्ट की जो दीवार है, वॉल है, वो कैसी होनी चाहिए, हमारे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल की बनी होनी चाहिए। क्योंकि अगेन अगर आवाज वहां से टकरा के आ गई, 23 मीटर थोड़ी देर पहले किया है, और आपको पता है एको के अंदर क्या होता था, 11.2 मीटर या 11.3 मीटर जितनी भी वैल्यू थी उसकी, उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस से कोई साउंड टकरा के वापस आ रही है तो हमें एको सुनाई देगा, हमें ऐसा लगेगा एक ही आवाज 2 बार सुनाई दे रही है, तो वो तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, राइट। तो इसके लिए जो लास्ट का जो यहाँ पर सरफेस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है लास्ट वॉल के ऊपर, वो कैसा होता है, साउंड एब्जॉर्बिंग सरफेस हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो ये था डिजाइन, इसका प्लान अकोस्टिक हॉल का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारी सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। ओके, आई वाज चेकिंग द mic again that it was working or not. Okay, नेक्स्ट है हमारा सीट का अरेंजमेंट, और सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए। द सीट शुड बी अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक आर्क्स ऑफ सर्कल। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि अगर मेरा इस तरह से होल बन रहा है, ये फैन शेप होल बना रहा हूं मैं, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द सीट शुड बी अरेंज्ड, आई एम अनेबल टू चूज माय पेन हियर। The sheet should be arranged in concentric circle of arc and center should be located as much behind the center of curtain line as the distance from the auditorium of rear wall, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहां देखिए, सीट्स इस तरह से अरेंज हो कि वो इस तरह से एक सर्कल बनाए, ठीक है, इस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर एक सर्कल बनाए। कोई भी ऑडिटोरियम आप देखोगे तो उसके अंदर इस तरह से सर्कल बने होते हैं, ताकि साउंड जो स्प्रेड हो रही है वो एक वेव फ्रंट में साउंड स्प्रेड होती है, आपको पता है, और वेव फ्रंट की शेप भी इसी तरह से होती है, और उनके ऊपर वेव्स चल रही हैं इस तरह से, तो सबको प्रॉपर यहाँ पर साउंड वेव सुनाई दे, साउंड इंटेंसिटी प्रॉपर हो। और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये जो सर्कल है ना, आर्क बन रहे हैं, ये आर्क हैं किसी सर्कल के, ये बड़ा सा सर्कल होता है, उसका कोई हिस्सा कट कर दिया तो ये जो शेप आ रही है इसको बोलते हैं हम आर्क। और जितने भी आर्क्स बन रहे हैं सारे कैसे हैं, कोसेंट्रिक, यानी कि इनका सेंटर एक ही है। और जो सेंटर है ना इन सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स का, ये जो सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये होना चाहिए हमारी रियर वॉल से थोड़ा पीछे होना चाहिए, ठीक है, कर्टेन लाइन और रियर वॉल से पीछे होना चाहिए। तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है हमारे पास, सीट्स का अरेंजमेंट मतलब इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ें, द एंगल सबटेंडेड विद द हॉरिजॉन्टल एट द फ्रंट मोस्ट ऑब्जर्वर may be highest by the highest object should not exceed 30 डिग्री, ठीक है। 8 मिनट, इसको मैं इरेज कर लूं एक बार। ओके, तो ये देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, जो भी फ्रंट के अंदर ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है, ठीक है, एलिवेशन बनाऊंगा, स्टेज कुछ इस तरह से बनाया मैंने, ये ऊपर स्टेज है हमारा साउंड सोर्स यानी कि, ठीक है। उसके बाद जो भी फ्रंट में ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है, फ्रंट मोस्ट ऑब्जर्वर बाय हाईएस्ट ऑब्जेक्ट, उसके साथ में जो भी हाईएस्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे हम ऊपर बनाते हैं कई बार ऑब्जर्वर को, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो एंगल वगैरह की वैल्यू है ये अकोस्टिक डिजाइन करके ट्रायल एंड एरर मेथड से अचीव की गई है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको फाइनल रिजल्ट सीधे बता दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रो works to about 3.6 meter for drama and it should be 4.5 meter or more for cinema purposes। अब जो फ्रंट रो के अंदर जो बैठेगा उसके लिए डिस्टेंस आपको बता रखी है कि ड्रामा वाले के लिए जो ड्रामा जो चल रहे होंगे, जो ड्रामा थिएटर्स होते हैं हमारे, ठीक है, सिनेमा थिएटर नहीं बोल रहा हूँ, ड्रामा थिएटर जहाँ पे नाटक वगैरह किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह हो गए जो ढोल बजा के करते हैं, ठीक है, वो सुनो सुनो इस तरह से बुलाकर,
जो आपस में जो नाटक करते हैं, उन ड्रामास के लिए 3.6 मीटर के अबाउट वहां पर फर्स्ट रो की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, सोर्स से। और जो हमारे सिनेमा पर्पज होंगे, सिनेमा हॉल्स वगैरह, उनके लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 4.5 मीटर की। द बैक टू बैक डिस्टेंस ऑफ चेयर इन सक्सेसिव रो ऑफ सीट शुड बी एट लीस्ट 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरी चेयर्स हैं, इस तरह से यहां पर चेयर्स लगी होंगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इनकी बैक टू बैक डिस्टेंस है, जो इस चेयर की बैक से और इस चेयर की बैक टू बैक डिस्टेंस है, वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, ठीक है। कितनी हो, एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर। जनरली जो चेयर बनाती है, वो चेयर बनाई जाती है हमारी, वो 18 इंच के आसपास की बनाई जाती है, ठीक है। कितनी बनाई जाती है, वो 18 इंच के आसपास की। तो उसके हिसाब से बैक टू बैक की डिस्टेंस ये बोल रहे हैं मिनिमम 45 सेंटीमीटर तो कंपलसरी होनी चाहिए। उसके बाद इस डिस्टेंस को एक्सटेंड किया जाता है, क्या किया जाता है, इस डिस्टेंस को एक्सटेंड किया जाता है। और कितना एक्सटेंड किया जाता है, 106 सेंटीमीटर तक। और किस पर्पज से, कंफर्ट के पर्पज से। क्योंकि अगर आप बैठोगे तो ऐसे बिल्कुल चिपक के तो बैठोगे नहीं वहां पर, राइट। आप क्या कहोगे कि थोड़ी सी डिस्टेंस तो अवेलेबल हो, तो डिस्टेंस कितनी अप टू इंक्रीज कर सकते हो, 106 सेंटीमीटर तक, एज पर दी comfort of the that candidate or the listener that is going to be seated there. Okay, next देखिए हमारा जो पॉइंट है, where balcony is provided, its projection into the hall should not be more than twice the free height opening of balcony recess. The elevation of balcony seat should be such that line of sight is not inclined more than 30 degree with horizontal. एक तो बालकनी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बालकनी की जो हाइट है, इट्स प्रोजेक्शन इनटू द होल शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द फ्री हाइट, ठीक है। जो ओपनिंग ऑफ द बालकनी रिसेस है ना, जो बालकनी रिसेस वहां पर ओपनिंग दे रखी है हमने, तो उसकी जो ट्वाइस हाइट, दुगनी हाइट से ज्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बालकनी के अंदर, जैसे आपको डायग्राम से बताता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पर हमारा ये रहा डायग्राम, देखिए। इसकी जो बालकनी का जो यहाँ पर पर्सन बैठा है, वेट अ मिनट, बालकनी में यहां जो भी पर्सन बैठा है, ठीक है, इसकी जो साइट पड़ रही है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ऊपर वाली लाइन बनाई मैंने हॉरिजॉन्टल की, ठीक है। और इसकी ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये सब जब आप सर्वेइंग पढ़ोगे तो उसमें पढ़ लोगे साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट वगैरह, ठीक है, लेवलिंग के अंदर। तो यहां देखिए, ये जो एंगल है, ये दिस शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री। ओके, दिस एंगल शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री। अगेन 30 डिग्री रूल है, ताकि कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। व्हाई दिस रूल इज अप्लाइड, फॉर द कंफर्ट। ओके, ये पढ़ लिया हमने, ये आपको इस डायग्राम में मैंने समझा दिया। और अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये डायग्राम है हमारा फ्रंट एलिवेशन ऑफ, फ्रंट एलिवेशन ऑफ आर ऑडिटोरियम, और यू कैन कॉल हॉल, एनी हॉल, थिएटर हॉल, सिनेमा हॉल, ठीक है। तो यहां देखिए, ये हमारा स्टेज था, ठीक है। स्टेज के बाद यहां से साउंड वेव्स ये निकल रही हैं सारी। साउंड वेव निकलने के लिए यहां पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए देखो क्या दे रखी है, हार्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोवाइड करा रखी है। उसके बाद यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंगल रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइड करा रखा है, ताकि सबसे लास्ट वाले पर्सन तक भी साउंड जाए। वरना ये देखो, डैश वाली लाइन उसके पास नहीं जाती अगर आपने ये एंगल रिफ्लेक्टर नहीं प्रोवाइड किया होता। और यहाँ कैसा जोन बन जाता, ये ऊपर बालकनी प्रोवाइड कराई, बालकनी से देखो सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है यहाँ बालकनी के ऊपर ही रहेगी, नीचे तो कोई पहुंची नहीं। तो ये जो एरिया, ये हैचिंग वाला एरिया, इन लाइंस को बोल देते हैं हैचिंग। तो जो हैच्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं साउंड शैडो। तो इसके अंदर साउंड की कमी हो जाती है, साउंड बहुत कम हमें, या फिर बिल्कुल डिम सुनाई देती है, डैम्प साउंड सुनाई देती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एंगल रिफ्लेक्टर वगैरह प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, ठीक है। और नीचे ये देखो, नीचे सीट्स का अरेंजमेंट ये धीरे धीरे हाइट के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। एक तो क्या विजिबिलिटी अच्छी है, और दूसरा साउंड इस वाले से टकराकर सिर्फ इसी जगह अब्जॉर्ब ना हो जाए, थोड़ी सी साउंड इन तक भी पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ इंटीरियर सरफेस। अब इंटीरियर सरफेसेस के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं कि पूरे हॉल के अंदर प्रॉपर साउंड वहां पर
पहुंच सके। तो ट्रीटमेंट में देखिए हमारे पास क्या होगा, द ट्रीटमेंट ऑफ इंटीरियर सरफेसेस दैट इज सीलिंग, साइड वॉल्स, रियर वॉल, सीलिंग छत, साइड वॉल साइड वाली वॉल्स हैं, रियर सबसे पीछे वाली, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अकोस्टिकल डिजाइन। अब मोस्टली जो हम फोकस करते हैं ना वो सीलिंग के ऊपर करते हैं, आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। मोस्टली फोकस जो किया जाता है सीलिंग के लिए किया जाता है। सीलिंग में आपको बताया था हालांकि फ्लैट होती है, तो फ्लैट के साथ में हम थोड़ा सा उसमें कर्व या फिर बीच में से थोड़ी सी उठी हुई पिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। रूफ पिस्ट नहीं है, सिर्फ अंदर से सीलिंग पिस्ट है उधर। द ऑडिटोरियम रियर वॉल शुड बी आइदर फ्लैट और कॉन्वेक्स इन शेप, ठीक है। यहां पर क्या बोले, या तो फ्लैट होनी चाहिए या फिर कॉन्वेक्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉनकेव हो जाएंगी, ये मान लीजिए कि वॉल है मेरे ऑडिटोरियम की, एक में तो मैंने वॉल क्या बनाई है कॉनकेव, और दूसरे के अंदर वॉल क्या बना रहा हूं मैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जब कॉनकेव होते हैं वो क्या करते हैं कन्वर्जन का काम करते हैं, यानी कि साउंड को एम्पलीफिकेशन कर रही है वहां पर। लेकिन जैसे ही मेरे पास कॉन्वेक्स आता है तो वो क्या करता है साउंड को डाइवर्ज करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो उसकी वजह से एक तो साउंड कम हो जाती है, ऊपर से फैलेगी तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आते वक्त डिम ही सुनाई देगी, रिवर्ब इफेक्ट दे जाएगी, इको नहीं दे पाएगी, ठीक है। वो विद द साइड वॉल आर नॉन पैरेलल, साइड वॉल हमारी कैसी होनी चाहिए पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अब पैरेलल ना होके कैसी होनी चाहिए भाई फैन शेप की, और कितना कट इन वॉल के साथ 100 डिग्री से ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 डिग्री। ओके वो मैंने गलत लिख दिया था, इस तरह से लिखा था मैंने यूं, इसका मतलब हो जाता है 100 डिग्री से कम, ठीक है। ये लिखना था मुझे 100 डिग्री से ज्यादा मेरे पास वैल्यू नहीं आनी चाहिए उसकी, ओके। नेक्स्ट इज द वॉल में रिमेन रिफ्लेक्टिव, वॉल कैसे हो, वॉल को आप रिफ्लेक्टिव रख सकते हो, ठीक है। वॉल को रिफ्लेक्टिव रख सकते हो किस तरह से, ताकि वहां पर अच्छे से साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है। अगर आपको ऐसा मटेरियल चाहिए कि साउंड के लिए आपने साउंड सिस्टम तो जगह जगह प्रोवाइड करा दिया, साउंड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब आपको साउंड के रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं, तब आप वहां पर क्या प्रोवाइड कराओगे एब्जॉर्बिंग मटेरियल को प्रोवाइड कराओगे। तब आप क्या प्रोवाइड कराओगे एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जब आपको साउंड को रिफ्लेक्ट कराने की जरूरत नहीं। लेकिन जब साउंड रिफ्लेक्ट करानी है तब आपको हार्ड स्टिफ वहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साउंड प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब शीशे मत लगा देना उधर, हम यहाँ पर लाइट का प्रोपोगेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर साउंड का कर रहे हैं, ठीक है। तो दीवारों से भी काम चल जाएगा, ठीक है। कहीं ऐसे कहो कि सर ने तो बोला था रिफ्लेक्शन कराना, चलो शीशे लगा देते हैं उधर, तो वो काम मत करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। इन द लार्ज होल अ फॉल्स सीलिंग इज यूजुअली प्रोवाइडेड बिलो द ट्रसेस, बड़े बड़े होल्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें क्या प्रोवाइड कराते हैं फॉल्स सीलिंग प्रोवाइड कराते हैं, ओके। तो फॉल्स सीलिंग देखिए क्या होती है, एक बड़ा सा रूम था, ऊपर ट्रसेस लग रहे हैं, उससे हमने सस्पेंडर लगाए, सस्पेंडर से हमने पैनल्स को इस तरह से लटका दिया। तो यहाँ पर ये जो लटकी हुई सीलिंग है जो दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आप पीओपी से कोई भी वहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हो, जितने भी ऊपर कचरा वगैरह था, जो हमारी वायर्स निकल रही थी, पाइपलाइंस निकल रही थी, प्लम्बिंग लाइन्स निकल रही थी, सबको आपने छुपा दिया। जो आर्किट हमारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स वगैरह थे, ठीक है, किसी भी वजह से क्रैक वगैरह सबको छुपा दिया, पीओपी से अच्छी फिनिशिंग कर दी। तो उसके बाद जो सीलिंग है उसे बोलते हैं हम फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग के अंदर यहाँ पर आपको काफी सारी जगह मिल जाती है, तो कुछ भी सामान वगैरह रखना है तो वो भी कुछ लोग रख लेते हैं, होटल्स वगैरह में जनरली यूज किया जाता है ऊपर बाथरूम्स वगैरह में सामान रखने के लिए, तो फॉल्स सीलिंग वहाँ भी होती है। दूसरा क्या रहता है कि फॉल्स सीलिंग से देखो हाइट कम हुई, हाइट कम हुई तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो ओवरऑल वहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए एनर्जी कम चाहिए, और उसके साथ एयर कंडीशनिंग का खर्चा भी बच जाता है, ठीक है। जब फॉल्स सीलिंग प्रोवाइड कराते हो ना तो एयर कंडीशनिंग का खर्चा भी बच जाता है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम ही कम हो गया रूम का। और आपको पता है जो हमारे एसी वगैरह होते हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से कमरे को ठंडा करते हैं, ठीक है, एरिया के हिसाब से नहीं करते, वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं, ठीक है। ये तो इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। और नेक्स्ट देखिए, ये अगेन आपको एक यहाँ पर क्या दे रखा है मैंने, टिपिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है ऑडिटोरियम का। ऑडिटोरियम में जहाँ पर ये बालकनी प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर प्रोजेक्शन रूम है, प्रोजेक्टर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और सीलिंग को थोड़ा सा ध्यान देना, सीलिंग कैसे अगेन प्रोवाइड कराई मैंने, तिरछी यानी कि स्प्लेड सीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, ठीक है। इस तरह से स्प्लेड सीलिंग प्रोवाइड कराई ताकि स्क्रीन के थ्रू जो मेरा साउंड सोर्स जो भी लगे हुए हैं उससे साउंड टकरा के अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए। उसके साथ में यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह साथ में प्रोवाइड करा दी, तो देखो जो मेरा साउंड शेडो एरिया रहने वाला था, यहाँ क्या रहने वाला था मेरा साउंड
शेडो एरिया, तो उसके अंदर भी साउंड प्रॉपर पहुंच सके। तो इनकी कितनी हाइट रहनी चाहिए वो सब इनके पॉइंट्स के बारे में बता रखा है, लेंथ, हाइट, एंगल वगैरह के बारे में। और एंगल और उनकी सबकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनकी डिटेल्स देखो आपको अच्छे से दे रखी है, तो आप इन्हें पढ़ना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, बस इनकी वैल्यूज आपको दे रखी है कि कितने से कम नहीं होनी चाहिए। इस लाइन, इस जो यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है ना, इसका मतलब है H2, कि ये जो H2 हाइट है ये शुड नॉट बी लेस देन, ये जो सिंबल होता है ना इसका होता है कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। H2 इस साइड लिखा हुआ है तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, और अगर H2 हमारा इस साइड लिखा होता ना तो इसका मतलब होता है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे लिखा हुआ H2 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये जो बड़ा मुंह खुलता है ना जिधर, उसका मतलब होता है वो चीज बड़ी है। तो इसमें बड़ा कौन है? H2, लेकिन जैसे कट कर दिया तो उसका मतलब हो गया शुड नॉट बी ग्रेटर। ठीक है, समझ गए होंगे तो आप ये। चलिए, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है, अगेन मैं रेज करता हूँ, 5 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देख लो इसके डिजाइन एलिमेंट की आपको वैल्यूज दे रखी है कि अल्फा एंगल जो हमारा फ्लोर के साथ में एंगल है थोड़ा सा, जो हमने बनाया था ना थोड़ी देर पहले, यहाँ देखिए ये वाला एंगल है, यहाँ पर आपको ये एंगल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एंगल इसके साथ में, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। हाइट कितनी होनी चाहिए कौन से एलिमेंट की, वो सब आपको दे रखा है। पीछे साउंड गैलरी है, ये देखो यहाँ पर पुराने जमाने में तो ऑर्केस्ट्रा पिट भी हमारे पर प्रोवाइड कराई जाती थी, ऑर्केस्ट्रा वगैरह प्ले करते थे, वो करते थे ना ऐसे ऐसे करके हाथी ला के, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता था म्यूजिकल नोटेशंस के। ठीक है, तो इस तरह ये था हमारे डिजाइन ऑफ एक अकोस्टिक हॉल का। अब आपको स्टूडेंट्स मैं कुछ केस स्टडी का दिखा देता हूँ। ठीक है, केस स्टडी का मतलब होता है कि किसी जगह पर गए और वहाँ पर जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में हमने एक्चुअल जो कंडीशन थी उसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर ली। तो ये हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जोधपुर में। कोई अगर जोधपुर का है तो वहाँ पर जाकर दे सकता है, जोधपुर राजस्थान। तो उसके अंदर ये ऑडिटोरियम बना हुआ है, इसकी कैपेसिटी वगैरह इसके बारे में आपको इस तरह से दिखा रखा है। ये आगे कैंटिलीवर पोर्ट्स दे रखा है, एंट्रेंस वगैरह होगी, देखो इस तरह से एंट्रेंस है पूरे, ये आर्च के अंदर यहाँ पर डिज़ाइन भी प्रोवाइड कर रखा है। उसके आगे छज्जे वगैरह दे रखी हैं आगे, तो इन सब के बारे में डिटेल हमने पढ़ी थी। तो इस तरह के कुछ डिज़ाइन किए जाते हैं, देखो जितनी भी विंडोज़ हैं सबके ऊपर छज्जे से लगे हुए हैं। ठीक है, ऊपर ड्रेनेज के लिए इधर कंडीशंस दे रखी हैं, और उसके साथ में जो यहाँ पर स्टोन यूज़ किया गया जनरली जोधपुर पत्थर है ये। ठीक है, इसे बोलते हैं जोधपुर पत्थर। दो तरह का होता है, रेड और येलो। ठीक है, रेड वाला तो थोड़ा सस्ता रहता है, येलो वाला जिसे चित्र पत्थर बोलते हैं, जिसकी वजह से उम्मीद पैलेस चित्र पैलेस बना हुआ है, जनरली उसकी क्लैडिंग ही की जाती है, काफ़ी महंगा हो जाता है इसलिए, और स्ट्रेंथ उसमें नहीं आती। मेन स्ट्रेंथ किस में आती है? इस वाले में। इसके भी दो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा डार्क रेड है। ओके, आयरन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर जियोलॉजी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेन डिज़ाइन और प्लानिंग एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग। ओके, तो इनसाइड आपको दिखा देता हूँ मैं हॉल की। तो इस तरह का इनसाइड कुछ है हॉल का, यहाँ पर देखिए आप, लाइटिंग्स दे रखी हैं। ये जो सीलिंग है ना, एक तरह की फॉल सीलिंग है, और ये जो मटेरियल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। ठीक है, सीलिंग के ऊपर। और ये जो पोर्शन है ये होती है हमारी बालकनी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हमारी बालकनी। तो ये देख रहे हो कि आप किस तरह से पूरा हॉल का डिजाइन किया हुआ है, पीछे थोड़ा सा कर्व के अंदर यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द अकोस्टिक हॉल ऑफ एक्चुअल लाइफ। ठीक है, कि एक्चुअल लाइफ में किसी को देखना है तो एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर, अभी कोविड पीरियड है, अभी मत चले जाना। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले बाद में लाइफ के अंदर किसी भी ऑडिटोरियम में देख लेना, आपको इजिली वहां पर मिल जाएगा ये। ओके, अब हमने हॉल तो डिजाइन कर दिए स्टूडेंट्स, अब डिजाइन करेंगे स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, या फिर हमारे ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, या फिर टेलीविजन के, या फिर रेडियो के, जितने भी स्टूडियोज हैं उन स्टूडियोज की बात चल रही है। हॉल्स नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? स्टूडियो। तो एक स्टूडियो के लिए मेरे को बताओ, आपको क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो क्या क्या हुई चाहिए होंगी? आप क्या चाहोगे कि एक तो वहां पर साउंड प्रूफिंग हो परफेक्ट, बाहर की साउंड ना है, क्योंकि एक बंदा जो जोक सुना रहा है बाहर से, कोई अपना अलग ही शोर कर रहा है, गाड़ी वाले कोई लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बीच में आएगा तो कितना उसमें अजीब सा लगेगा। कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रही है, कोई रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है वहां पर, और बाहर से अलग ही आवाजें आ रही हैं, तो बिल्कुल भी हमें
अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि एक तो मेरे पास कैसा हो, परफेक्ट साउंड प्रूफिंग की होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर वेरिएबल रिवर्बरेशन टाइम होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल रिवर्बरेशन टाइम ऐसे नहीं, जैसे अकोस्टिक होल के तो हम कैसे डिजाइन करते हैं कि लगभग 2 सेकंड का डिजाइन करके छोड़ देते हैं कि 2 सेकंड उसका रिवर्ब टाइम हो तो इनफ, उसके हिसाब से काम चल जाता है। लेकिन अब म्यूजिकल परफॉर्मेंस है या फिर किसी भी अलग तरीके की परफॉर्मेंस है, बेसिकली साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज है, तो अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंस वहां पर रिकॉर्ड हमें करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए अलग अलग रिवर्ब टाइम होना चाहिए। अब ये अलग अलग रिवर्ब टाइम आप कैसे लाओगे? तो रिवर्ब के लिए क्या चाहिए आपको? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिवर्ब के लिए क्या चाहिए आपको? रिफ्लेक्शन। तो कई बार तो हमें क्या चाहिए होगा, इस तरह की सरफेस चाहिए कि अच्छा खासा रिफ्लेक्शन हो जाए हमें, और रिवर्ब टाइम को कम करना है, एकोस को कम करना है, तो कई बार हमें ऐसी सरफेस चाहिए होगी कि साउंड गई तो बड़ी इंटेंसिटी से इस तरह से, ये डार्क लाइन को समझना, ज्यादा इंटेंसिटी है और आते वक्त तो उसकी इंटेंसिटी बड़ी कम होगी। यानी कि यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कई बार तो हमें एब्जॉर्प्शन करना पड़ जाएगा, कई बार हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस हम कैसे करें? तो इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो हमें वेरिएबल रिवर्ब टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो उनके लिए हमें सेपरेट अरेंजमेंट थोड़ा सा प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, अब कंडीशंस देखिए किस किस तरह से प्रोवाइड करा सकता हूं आपको। द स्टूडियो वॉल शुड बी रिजिड कंस्ट्रक्शन सो एज टू इंसुलेट एंड एक्सक्लूड एक्सटर्नल नॉइजेस। स्टूडियो आपका इस तरह से बना होना चाहिए कि एकदम जो बाहर की नॉइजेस हैं वो एकदम ही एक्सक्लूड हो जाए। बाहर कोई भी ट्रैफिक चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, अंदर बिल्कुल सुनाई ना दे। तो ऐसा हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो होना चाहिए। उसके बाद प्लान के लिए आपको रेशो दे रखे हैं हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ की। ठीक है, हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ के जो केस स्टडी करके सबसे जो बेस्ट रेशियो निकाले गए, वो कैसे निकाले गए? 2:3:5। कि अगर बोल रहे हैं कि अगर उसकी हाइट 2 मीटर है तो उसकी जो विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको इस तरह से रूम बना के दे रहे हैं, यानी कि होल बना के दे रहे हैं, अगर उसकी हाइट 2 मीटर है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। और जो उसकी लेंथ हो वो कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। तो इस रेशियो के अंदर अगर आप उसे डिजाइन करते हो तो आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट वहां पर अचीव होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हम किस तरह से बेटर स्टूडियो बना सकते हैं। द आउटर सर्फेसेस ऑफ वॉल शुड बी रिफ्लेक्टिव टाइप। अब आपको शुरू में बताया था रिफ्लेक्टिव टाइप क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी साउंड, एक्सटीरियर साउंड है, वो तो हमें रिकॉर्ड करनी ही नहीं है। क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप क्या चाहोगे, उस साउंड को थोड़ी रिकॉर्ड करना चाहोगे, इसलिए वो साउंड एकदम एक्सक्लूड होनी चाहिए। और उसके लिए हमें सरफेस कैसी चाहिए होगी? रिफ्लेक्टिव। और जबकि इंटीरियर वाली हमें क्या चाहिए? इंटीरियर में आपको एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटीरियर में सीलिंग के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, जिसमें साइड वॉल और रियर वॉल सारी की सारी इंक्लूड हैं, उनके लिए हमारे को क्या कराना पड़ेगा? साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है द नॉइज लेवल इन द स्टूडियो शुड बी ब्रोट डाउन टू 20 to 30 डेसिबल। क्योंकि जो इस तरह के जो माइक रहते हैं जनरली वो क्या करते हैं, 20 to 30 डेसिबल हमने उसमें रजिस्टर कर दिया कि इससे जितने की, इससे नीचे की जो भी वॉइस है उसको आप कैच मत करना। और उसके बाद जो भी मैं गाना वगैरह गा रहा हूँ या फिर स्पीच दे रहा हूँ या फिर रेडियो स्टेशन के अंदर जो भी अपनी बोल रहा हूँ मैं, वो क्या होगा, 20 to 30 डेसिबल से ज्यादा होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो उसे रिकॉर्ड करेगा और एकदम क्लीन साउंड वहां पर सुनाई देगी। और या फिर वो जो लो साउंड होंगी उन्हें हम वेव डिस्ट्रक्शन, जो हमारा नॉइज कैंसिलेशन वाला सिस्टम था, उसके थ्रू भी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ओके, जो लोअर वाली साउंड्स होंगी। नेक्स्ट वन इज द प्रोविजन ऑफ विंडो शुड बी मिनिमम टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ नॉइज फ्रॉम आउटसाइड। खिड़कियां एकदम कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम। ठीक है, खिड़कियां एकदम कम होनी चाहिए। इसलिए आजकल तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, पहले नहीं रहते थे इतने, तो आजकल तो एयर कंडीशन लगाना भी इजी हो गया है, लोगों के बजट में आ गया। पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत कम होते थे, आपको पता है, और आजकल तो काफी ज्यादा हर जगह नॉर्मल सिटीज के अंदर स्टूडियोज हमें मिल जाते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज। नेक्स्ट वन इज एयर कंडीशनिंग मशीनरी एटसेट्रा शुड बी कंप्लीटली आइसोलेटेड एंड देयर नॉइज शुड बी कंप्लीटली इंसुलेटेड। एक तो आपको क्या करना है, जब एसी वगैरह लगा होगा ना, तो एसी अगर आपने विंडो वगैरह एसी लगा के छोड़ दिया वहां पर तो उसका शोर बहुत ज्यादा होता है। तो आप एसी एक तो कौन सा यूज करोगे? स्प्लिट एसी यूज करना है, क्योंकि स्प्लिट में जो उसका एग्जॉस्ट होगा, जो फैन लगा होगा, वो लगा एग्जॉस्ट और कंप्रेसर बाहर लगे होंगे, और इनसाइड में क्या करेगा, सिर्फ वो ठंडी हवा वहां पर प्रोवाइड करेगा। तो उसकी एसी का जो सिर्फ इनलेट होना चाहिए, ठंडी हवा लेने वाला इनलेट होना चाहिए, सिर्फ वही उसके अंदर छोड़ा होना चाहिए। ठीक है, उस रूम के अंदर जो भी हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, बाकी सारा जो उसकी मशीनरी एसी की एकदम आइसोलेट कर रखो।
और अगर नहीं कर पा रहे तो आपको उसको प्रॉपरली इंसुलेट करना है, ठीक है। साउंड प्रूफिंग जो मटेरियल हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे उनके थ्रू क्या करना है, आपको प्रॉपर इंसुलेशन कर देना है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ देर इज, this is the last topic for today. If you, as you would have seen the last slide, which was the thank you slide also. Okay, तो लेक्चर अभी पूरा देख लेना, 5-10 मिनट, 5 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट तो नहीं। If there is more than one studio in building, they should not be preferred on one floor. Oh, sorry, they should be preferred on one floor, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था ऑडिटोरियम के केस में, हालांकि ऑडिटोरियम में तो बनाते भी नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो इस रूम के अंदर भी बनाया जा सकता है, छोटे से रूम में, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो जब भी बनाए जाएं तो या तो वो एक ही फ्लोर पे हों, ठीक है, या तो क्या हो, वो एक ही फ्लोर पे हो। अगर एक फ्लोर पे नहीं हो रहे ना, तो उनके बीच में एटलीस्ट एक फ्लोर का तो गैप होना ही चाहिए, ठीक है। कि मान लो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रहे हो, तो ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो 1, रिकॉर्डिंग स्टूडियो 2, दोनों एक ही फ्लोर पे होने चाहिए, ठीक है। तो इनके ऊपर अगेन इस तरह से फ्लोर बने हुए हैं। अब जो थर्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपको बनाने है, सेकंड वाला ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको कहाँ रखना पड़ेगा, इसको एटलीस्ट एक फ्लोर का गैप देकर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लोर का गैप आ गया तो एयर गैप आ गया, एयर गैप आ गया तो एनर्जी लॉस आ गया, एनर्जी लॉस आ गया तो साउंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, ट्रांसमिशन साउंड का नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर जो हमें वहां पर इंसुलेशन मटेरियल के लिए इतना कॉस्ट वगैरह का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द अकोस्टिक डिजाइन ऑफ स्टूडियो शुड बी सच एज दैट एकोज एंड नियर एकोज आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड, क्योंकि एकोज को कोई भी नहीं सुनना चाहता। आप बोल रहे हो हेलो 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 हेलो, इस तरह से कौन सुनना चाहेगा उसको, राइट। किसी भी सॉन्ग में, किसी परफॉर्मेंस में, किसी स्पीच में इस तरह की साउंड यानी कि एकोज को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल उसमें मतलब प्लीजिंग इफेक्ट भी नहीं लगेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और हमें क्या चाहिए होता है, रिवर्ब चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, रिवर्ब चाहिए होता है। जो रिवर्ब होता है, जो एकोज आ रहे हैं, ठीक है, एकोज का जो घटता हुआ एनर्जी का रेड्यूस होता हुआ, कि मान लो यहाँ पर जो वेव चल रही है, लास्ट में वेव कम होते होते ये जो घटता हुआ इफेक्ट है ना, इस इफेक्ट को हमें रिवर्ब बोला है, और ये हमें चाहिए। ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, प्लीजिंग इफेक्ट देता है, इसलिए रिवर्ब चाहिए। अब रिवर्ब को भी कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम, हैवी कर्टेन प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि वहां पर एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए, और उसके बाद जितना रिवर्ब हमें चाहिए उतना ही रिवर्ब मिले। हाई इंटेंसिटी वाली इको वाली नॉइज हमारे कान में ना पड़े, ये लो इंटेंसिटी वाली, लो एनर्जी वाली, रिवर्ब वाली जो वॉइस है वही हमारे कानों तक पहुंचे। अगर आपको प्रोवाइड कराना है वेरिएबल रिवर्बरेशन टाइम, तो वो कैसे हमारा ऑब्टेन होगा, बाय प्रोवाइडिंग हिंज्ड पैनल और शटर्स with one surface of rotatable panel of absorbing material and other of reflective material। तो ये देखिए किस तरह से कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो अज्यूम ये हमारी सीलिंग चल रही थी इस तरह से, इसके ऊपर एक हिंज लगा के एक स्पेशल टाइप का पैनल दिया होगा। यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस तरह का एक पैनल दे रखा होगा हिंज लगाकर। हिंज का मतलब जो गेट के अंदर हिंज होता है ना, ऐसे ऐसे गेट को घुमा लेते हैं, वो वाला हिंज अपना, ठीक है। हिंज का मतलब होता है कि इसका रोटेशन हो सकता है, ये घूम सकता है इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये घूम के यहां तक आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, और अल्टीमेटली यूं ओपन भी हो सकता है। अब इसके अंदर कई बार क्या मटेरियल लगा दिया जाता है, इसके अंदर अज्यूम कर लो, इसके अंदर तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, और इसके बाहर वाला जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, ठीक है, ये वाला, ये मेरा कैसा है, साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। जब ये एकदम बंद होगा तब आपको एक्सपोजर किसका दिखाई दे रहा है, साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का, तो पूरी की पूरी साउंड वहां पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसे ओपन कर दूंगा, ओपन करने के बाद अंदर वाला मटेरियल एक्सपोज हो जाएगा, जो कि कैसा है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ठीक है। कि मान लो ये मेरे हाथ है यहाँ पर, ये किस तरह से इसके अंदर, हाथों के अंदर क्या है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा है, और हाथों के ऊपर ये वाला जो मटेरियल है, ये साउंड रिफ्लेक्टिंग है। पहले आवाज इनके ऊपर टकरा रही थी, साउंड रिफ्लेक्टिंग, जैसे हिंजेस के थ्रू इस तरह से कुछ खुलेंगे, हिंजेस के थ्रू ऐसे खोल दिया तो साउंड जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल अब एक्सपोज हो गया,
ये बाहर दिख रहा है तो अभी साउंड का एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जितनी इंटेंसिटी का रिवर्ब हमें चाहिए उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना इसको कम ज्यादा खोल के, ठीक है, जितनी एक्सपोजिंग सरफेस मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारे पास साउंड का जो रिवर्बरेशन टाइम है उसको वेरी किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। और रिवर्बरेशन टाइम को चेंज करने का सिर्फ यही तरीका नहीं होता, एक और तरीका होता है हमारे पास। रिवर्बरेशन टाइम कैन ऑल्सो बी वेरिड बाय प्रोवाइडिंग रोटेबल सिलेंडर्स in ceiling of studio. Each cylinder or drum has 3 sector provided with 3 different absorptive material, ठीक है। ओके, अब ये वाला समझ गए होंगे आप, हिंज कैसा, बुक के अंदर किसी बुक में आपको डायग्राम मिल जाएगा इजीली। ड्रम वाला सिस्टम देखिए किस तरह से रहता है। अगेन इस तरह से सीलिंग यानी कि छत मेरी, ठीक है। वेट ए मिनट, ओके, मुझे इरेज ही करना पड़ेगा इसे, ओके। तो इस तरह का ड्रम अरेंजमेंट आपको दिया जाता है ये, ठीक है। यानी कि एक चक्री टाइप सी लगी हुई है, ये चक्री इस तरह से घूमती है। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, फर्स्ट 2 3। इनके अंदर का जो मटेरियल है वो अलग अलग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का है, ठीक है। कि कुछ मान लो 5 डेसिबल एब्जॉर्प्शन करता है, ये वाला 10 डेसिबल एब्जॉर्प्शन करता है, और ये वाला कितना करता है, 15 डेसिबल का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के हैं, और इसको जितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चाहिए उसके हिसाब से इन्हें रोटेट कर लिया जाता है, और रोटेशन के बाद जितना हमें एब्जॉर्प्शन और रिवर्बरेशन टाइम वेरिएबल वाला चाहिए वो हम अचीव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 मेथड है, एक तो ड्रम वाला, रोलर ड्रम वाला है ये, तो दूसरा हिंजेस पैनल हम प्रोवाइड करा सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये था डिजाइन ऑफ हमारा स्टूडियो। तो ये बच्चों आपका साउंड इंसुलेशन और अकोस्टिक वाला चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर दीजिए। आपका कोई सजेशन है, कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा तो सिंपली आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।